हेलो एवरीवन। बात करते हैं एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के एलएलबी फाइनल ईयर के तीसरे पेपर जिसका नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड द लिमिटेशन एक्ट 1963। सिलेबस के हिसाब से यूनिवर्सिटी द्वारा इस पेपर को 5 यूनिट्स में बांटा गया है। पहली 4 यूनिट्स में केवल सीपीसी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की स्टडी ही करनी होती है और 5वीं यूनिट में द लिमिटेशन एक्ट 1963 और उसके साथ साथ 7 लीडिंग केसेस भी करने होंगे। मार्क्स वेटेज के हिसाब से पहली 4 यूनिट में 80 मार्क्स का वेट होगा और लास्ट 5th यूनिट में 20 मार्क्स का वेट होगा। डियर्स, सिविल प्रोसीजर कोड 908 लाने का उद्देश्य जो बताया गया है वो है कि पुरानी विधियों को कंसोलिडेट समेकन किया गया और उनमें अमेंड करके नई विधि या नई कोड बनाई गई। इसके बनाने के पीछे चलिए थोड़ी हिस्ट्री जाने। आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद कंपनी द्वारा कुछ अदालतें भारत में स्थापित की गई थी जिनमें जो जज लोग होते थे वो कंपनी के ही नौकर होते थे, बहुत पढ़े लिखे वो नहीं होते थे। कुछ कॉमन लॉ और कुछ सामान्य विधियों के आधार पर वो नए प्रशासन चलाने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे करके 1861 में हाई कोर्ट एक्ट 1861 आया जिसके द्वारा कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और भारत में दूसरी जगहों पर हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई। ये हाई कोर्ट्स सिविल प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए खुद के ही कानून बनाते थे, खुद के नियम बनाते थे। वही नियम हाई कोर्ट प्रशासन खुद और अपनी अधीनस्थ अदालतें जिनको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है उनमें लागू किए जाते थे। इस तरह से भारत भर के सभी जो हाई कोर्ट्स थे उनमें कुछ कुछ नियम जो थे वो एक प्रकार के ना होकर सब हाई कोर्ट्स के अपने अपने थे और इन कमियों को दूर करने के लिए और सारे भारत में एक तरह के कानून लाने के लिए ये सिविल कोड लाई गई। इसलिए इसका नाम ये रखा गया है कि सभी हाई कोर्ट्स के पुराने नियमों को कंसोलिडेट किया गया, समेकन किया गया, उनमें अमेंड किया गया और उस तरह से सबको मिलाकर जो कोड बना उसको नाम दिया गया द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908, जिसको 1 जनवरी 1909 से तब के पूरे ब्रिटिश इंडिया और आज के हमारे भारत में आर्टिकल 13 के तहत आज भी वैसे की वैसे ही लागू है। डियर्स, आप जानते हैं ये दोनों ही कोड जो हैं लिमिटेशन एक्ट और कोड प्रोसीजर लॉ से संबंधित रखने, सिविल विधियों को चलाने और उनका प्रशासन करने के लिए सिविल विधियों के लिए ये प्रोसीजरल कोड हैं। आप देखा होगा आपने कि सिविल कोड में 2 तरह की चीज़ें कही जाती हैं। एक तरफ सेक्शंस होती हैं जो 158 हैं और दूसरी तरफ ऑर्डर्स होते हैं जो कुल 58 हैं। यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि जो कोड वाला हिस्सा है 158 वो सबस्टांशियल या सबस्टेंटिव लॉ है, यानी मौलिक विधि है। वो सिविल की मौलिक विधि है, प्रक्रिया की सिविल विधि है, मौलिक विधि है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे क्या कुछ होगा। और जो दूसरा हिस्सा ऑर्डर्स वाला हिस्सा है वो उसकी डिटेल प्रोसीडिंग के लिए बताया गया है। इसका मेन कारण है कि ये पूरे का पूरा लॉ संसद द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट या भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है और जो सेक्शंस वाला हिस्सा है उसमें अमेंडमेंट केवल संसद ही कर सकती है या राज्य सरकार जब आवश्यक हो तब, जहाँ तक उसको पावर मिली होती है। लेकिन जो ऑर्डर्स वाला हिस्सा है वो प्रोसीडिंग से संबंधित होता है और उसको रिस्पेक्टिव कोड जो संबंधित स्टेट का कोड है वहाँ की राज्य सरकार की सलाह या इच्छा के अनुसार या ज़रूरत के अनुसार उसमें संशोधन कर सकता है न्याय प्रशासन चलाने के लिए। यही दोनों में फ़र्क है। तो चलिए चलते हैं यूनिट फर्स्ट। कुल सीपीसी में इस तरह से 158 सेक्शंस और 58 ऑर्डर्स हैं। यूनिट वन में आपको सेक्शन 2 में डेफिनेशंस पढ़नी है, लगभग 20 के करीब डेफिनेशंस है, ये आपको आनी चाहिए और ये डेफिनेशंस जो हैं वो इसी सेक्शंस और उससे रिलेटेड रहेंगी।
अब चलते हैं सूट्स इन जनरल। सूट्स इन जनरल मीनिंग सामान्यतः, वाद सामान्यतः, इसका मतलब है वाद सामान्यतः। इसकी कोई डेफिनेशंस इसमें नहीं दी गई है, लेकिन जब हम इसको समझते हैं तो हम देखते हैं कि सेक्शन 26 में और ऑर्डर 4 में अब ये समझ आता है कि सेक्शन और ऑर्डर का क्या मतलब है। सेक्शन में ये बताया गया है और ऑर्डर में उसको फॉलो किया गया है। सेक्शन 26 में लिखा गया है कि किसी न्यायालय में सिविल कार्यवाही वहाँ सूट फाइल करके या प्लेंट को पेश करके शुरू की जाएगी। प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, यानी किसी हम सिविल कोर्ट में कोई चीज़ अपनी एप्लीकेशन या वाद या दावा या एप्लीकेशन लगाएंगे तभी कार्रवाई शुरू होगी। और ऑर्डर 4 कहता है वाद पत्रों का पेश किया जाना, यानी किसी सिविल कोर्ट में हम सूट जब प्लेंट पेश करेंगे तभी हमारा सूट चलेगा। तो ये ध्यान रखें कि प्लेंट कहते हैं वाद पत्र को, और वाद पत्र पेश करने के बाद ही कोई कार्रवाई वहाँ शुरू होती है। यही इसमें मेन फ़र्क है। फिर आता है सूट्स ऑफ सिविल नेचर। सिविल नेचर में दीवानी। हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जो क्रिमिनल नहीं है वो सारे केसेस सिविल हैं। जो क्रिमिनल नहीं है, जो क्रिमिनल विधियों में नहीं आते, क्रिमिनल विधियों में वो आते हैं जहाँ पर या तो व्यक्ति को दंड लगेगा जो कि राजकोष में जुर्माने के रूप में जमा होगा, या फिर जेल जाना पड़ेगा दंड के रूप में। यदि ये दोनों चीज़ें वहाँ नहीं है तो वो विधि सिविल की विधि मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पे आप जाने, जो आपने पिछले 2 सालों में जो लगभग आपने 18 पेपर्स पढ़े थे, उसमें यदि क्रिमिनल लॉ वाले पेपर को छोड़ दें तो बाकी जितने भी आपने पेपर्स किए हैं उनमें पढ़ेंगे, आप द्वारा पढ़ेंगे उदाहरण और लॉ लीडिंग केसेस, और उदाहरण के तौर पर पढ़ेंगे केसेस सारे के सारे ही सिविल केसेस हैं और होंगे। इसके क्लैरिफिकेशन में बताया गया है कि सिविल नेचर के सूट क्या होते हैं, जिसमें हमारी किसी प्रॉपर्टी या राइट का मामला हो, जहां हम कहीं से प्रॉपर्टी के बारे में वाद करें, विवाद करें, उसको सिविल कहा जाएगा। या किसी अधिकार की बात करें तो वो सिविल नेचर की हो, जैसे किसी पोस्ट के लिए, किसी पद के लिए, चाहे वहाँ हमें तनख्वाह मिलनी हो या ना मिलनी हो, किसी संस्था का प्रधान, किसी अध्यक्ष, ये सारी चीज़ें, इलेक्शन में वोट देने का अधिकार, ये सारी चीज़ें सिविल नेचर में आती है और इनको सूट्स ऑफ सिविल नेचर कहा जाता है। फिर आता है स्टे ऑफ सूट, वाद को रोक दिया जाना या वादों का रोक दिया जाना। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि मल्टीपल प्रोसीडिंग को रोका जाना चाहिए। न्यायालय में ये नहीं कि हर बात के लिए और बिना मतलब वाद होते रहें, केस होते रहें। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक तौर पर ही केस होना चाहिए, जहां आवश्यक हो वहीं हो, जहां ना हो नहीं हो। यदि किसी मामले में पहले फैसला हो चुका है या वैसा ही मामला कहीं और चल रहा है तो तब बाद वाला न्यायालय उस तरह के मामले को ग्रहण नहीं करेगा, और यदि उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसमें आगे प्रोसीडिंग को रोक दिया जाएगा, वो नहीं करेगा। ये चीज़ स्टे ऑफ सूट 10 में जिसको कहा जाता है लिस पेंडेंस, यानी यदि कोर्ट को पता चलता है कि इन्हीं लोगों के इसी सब्जेक्ट मैटर पे कोई मामला किसी और कोर्ट में कहीं ऑलरेडी प्रोसीडिंग में चल रहा है तो बाद वाली कोर्ट उस मामले को रोक देगी। सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा, जिसको कहा जाता है प्राक न्याय या पूर्व न्याय। जब ये कोर्ट को पता चलता है कि ऐसा ही मामला इन्हीं लोगों के बीच इसी सब्जेक्ट मैटर को इसी काज ऑफ एक्शन के लिए ऑलरेडी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड हो चुका है, भारत में कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड हो चुका है, तो बाद वाली कोर्ट मामले को रोक देगी, उसकी आगे सुनवाई नहीं करेगी। फिर इस सेक्शन 10 और 11 के बाद आती है सेक्शन 12, जिसमें कहता है स्टे ऑफ एडिशनल सूट्स। इसका मतलब यही कहा गया है कि जब आप कोई भी वाद या कोई काज ऑफ एक्शन किसी अदालत में करते हैं तो आपको उस काज से रिलेटेड तमाम तरह के अधिकारों को, तमाम तरह की बातों को, तमाम तरह की डिमांड को उसी एक ही सूट, केस या अपील या वाद है उसमें पेश कर देना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी चीज़ आज मांग ली, थोड़ी के लिए दोबारा जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन 12 कहती स्टे ऑफ एडिशनल सूट, एक बार में
एक प्रकार के तमाम वाद जब तमाम जो अधिकार हैं आपको एक ही सूट के अंदर मांग लेने चाहिए, बार बार उसके लिए आपको एक्स्ट्रा करने की इजाज़त, एडिशनल करने की इजाज़त नहीं दी जाएंगी। फिर आती है सेक्शन 13 फॉरेन जजमेंट। वही मामला जब कोर्ट को पता चलता है कि वैसा ही मामला किसी फॉरेन कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है। अब फॉरेन कोर्ट कौन सी होगी? ऐसी कोर्ट जिसमें जो भारत सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा इस्टेब्लिश स्थापित नहीं की गई और भारत की सीमाओं से बाहर है, उस कोर्ट को फॉरेन कोर्ट या विदेशी न्यायालय कहेंगे। और उस विदेशी न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को जो कि भारत में लाकर कहीं पेश किया जाएगा, उसको विदेशी न्यायालय का निर्णय कहा जाएगा। सेक्शन 14 कहती है कि साबित कैसे किया जाएगा कि वो विदेशी न्यायालय का निर्णय है। तो इसका मतलब ये है कि जब उस फैसले की कॉपी, प्रमाणित प्रति जब कोर्ट में पेश की जाएगी, ओरिजिनल कॉपी होगी और कोर्ट प्रिज्यूम करेगी और उसका वो कंक्लूसिव प्रूफ मानेगी कि ये फैसला उस कोर्ट का है, लेकिन उसका खंडन, उसका रिवोक कर सकती है दूसरी पार्टी किन आधारों पर? कि वो जो मामला था वो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ था, एक्स पार्टी किया गया था, इंटरनेशनल लॉ के कानून के नियमों के खिलाफ किया गया था, या कुछ और ऐसे कारण थे जो ऐसी उसमें विधि को उन्होंने अप्लाई किया था जो इंडियन लॉ को मान्यता नहीं देती। इन आधारों पर दूसरी पार्टी उसका खंडन करवा सकती है। तो इस तरह से आपकी सेक्शन यूनिट 1 में आपको केवल कितना करना है? सेक्शन 2 करनी है, डेफिनेशंस आ जाएगी। सेक्शन 26 और 4 को ऑर्डर 4 को आपको देखना है, सूट्स इन जनरल कैसे आता है। फिर आता है 9 से, सेक्शन 9 से होते हुए 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इतना ही मटेरियल आपका यूनिट 1 में आने वाला है। इसको आप समझें और बढ़िया तरीके से करें। अब चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 ये कहती है कि यदि आप सिविल केसेस करेंगे, सिविल सूट करेंगे तो कहाँ करेंगे, इस बारे में क्या नियम है। तो सबसे पहला नियम जो है सेक्शन 15 से 21 तक, सेक्शन धारा 15 से 21 तक में ये दिया गया है। इसके बारे में ऑर्डर में नहीं कुछ कहा गया, ये उसके बारे में कहा गया है 15। तो सेक्शन 15 ये कहती है कि हर केस, हर वाद, हर सूट सक्षम कोर्ट, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी करने के लिए, लोअर कोर्ट में, सबसे लोवेस्ट कोर्ट में आपको जाना चाहिए। जैसे सीढ़ियाँ चढ़नी तो आपको पहली सीढ़ी से ही चलना होगा। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हैं और आपका मामला जो लगभग 25,000 या 30,000 का है, तो आपको सबसे लोअर कोर्ट जो उसको सुनने के लिए कॉम्पिटेंट, सुनने के लिए उसको कॉम्पिटेंट है, उसमें जाना चाहिए, ना कि शुरुआत में आप बड़ी कोर्ट में चले जाएं। ये 15 में लिखा है। और 16 से 21 में ये सब जगह यही कहा गया है कि आपको केसेज अलग अलग सेक्शन में कैसे करने हैं, जहाँ सब्जेक्ट मैटर हो, जहाँ वाद कारण पैदा हुआ हो, या यहाँ प्रतिवादी रेस्पोंडेंट डिफेंडेंट रहता हो, या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट रहते हों, या वाद कारण और क्या है, ये आपको 16 से 21 में 15 को अलग पढ़ें और 16 से 21 को अलग से पढ़ा जाए। सब में ये मिलेगा कि सब्जेक्ट मैटर जहाँ था, काज ऑफ एक्शन जहाँ पैदा हुआ, जहाँ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या जो डिफेंडेंट है वो वहाँ निवास करता है, उसका रेजिडेंस है या करता है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए उसका प्लेस ऑफ ट्रायल होगा और वहीं हमें वाद ऑर्डर 4 में पेश करना होता है। अब आता है ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स। अब यदि ये बात है कि यदि मामला कहीं आपने लगा दिया और आप सोचते हैं कि मुझे यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, मुझे यहाँ कन्वीनियंट नहीं है, तो क्या चलते हुए मामले को या लगे हुए मामले को, केस को, सूट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? हाँ, यस किया जा सकता है। इसका प्रोविज़न सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 कहती है कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपका जो केस है वो दूसरी जगह चले, आपका सूट दूसरी जगह चले, तो आप दूसरी पार्टी को नोटिस के देने के बाद कोर्ट से अप्लाई कर सकते हैं। ये सेक्शन 22 में लिखा है। किस कोर्ट को अप्लाई करना है ये इसमें नहीं लिखा, इसमें सिर्फ तरीका बताया गया कि आपको ये राइट है, ये राइट की बात करती है। फिर आती है सेक्शन 23 और 24। सेक्शन 23 आती है कि जब आपको जिला न्यायालय को अप्रोच करना होगा
जिला न्यायालय जो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में एक से दूसरी में करने की पावर रखता है, तो ऑर्डर सेक्शन 23 आएगा। और सेक्शन 24 में हाई कोर्ट को पावर है, हाई कोर्ट अपनी स्टेट में किसी भी कोर्ट से कहीं भी मामले को ट्रांसफ़र कर सकती है या उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उसको प्रोसीड करने का डायरेक्शन दे सकती है। और सेक्शन 25 में यदि आप किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना चाहते हैं या आपका मामला हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, तब आप सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि मेरा मामला एक स्टेट की एक अदालत से दूसरे स्टेट की दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र किया जाए। अब आता है ज्वाइंटर, पार्टियों को जोड़ना, ऑर्डर 1 और रूल 1। ये ऑर्डर 1 रूल 1 की बात करती है कि किसी केस में, किसी वाद में, सूट में कौन लोग एक तरफ और कौन लोग दूसरी तरफ हो सकेंगे। ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर की बात ये करती है। नॉन ज्वाइंटर एंड मिस ज्वाइंटर, ये ऑर्डर जो है ऑर्डर 1 से लेकर इसमें आगे 10 से 12 से भी ज़्यादा नियम दिए हुए, हर एक को आपको बार बार अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग लोगों के लिए ये दिया गया है। ऑर्डर 1 में क्या है, ऑर्डर 1 रूल 1, ऑर्डर 1 रूल 2, ऑर्डर 1 रूल 3, ऑर्डर 1 रूल 9 इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर 1 रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव केस का इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर 1 रूल 10 जो कि आपको यदि आपको नहीं जोड़ा गया तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, और यदि आपको गलत रूप से जोड़ा गया है तो आप उसमें अप्लाई करके निकल सकते हैं। एंड देन है काज ऑफ एक्शन। काज ऑफ एक्शन को सेक्शन 20C में डिफ़ाइन किया गया है। काज ऑफ एक्शन का मीन्स है कि हमें एक्शन क्यों लेना चाहिए, क्यों एक्शन लेकर हमें सूट करना चाहिए। जब हमारा राइट था किसी से कुछ करने का, करवाने का, मांगने का, और दूसरी पार्टी ने जब उसको मना कर दिया, क्लियर उस पर डिनाई कर दिया, मना कर दिया, तो हमारे पास ये राइट आ गया कि हम उसके खिलाफ एक्शन लें। दैट इज़ कॉल्ड काज ऑफ एक्शन अंडर 20C, सेक्शन 20C में। फिर आता है सर्विस ऑफ समन। अब सर्विस ऑफ समन के लिए सेक्शंस में दिया गया है 27 से 32। सेक्शन 27 से 32 में कहा गया है कि विरोधी पक्षकार को सूचना देकर बुलाया जाएगा, डिफेंडेंट या जो भी दूसरी पार्टी है। लेकिन कैसे बुलाया जाएगा, ये सारी प्रोसीडिंग ऑर्डर 5 में दी गई है। और ऑर्डर 5 जो है वो आपका रूल 30 तक इसमें रूल दिए गए हैं, कब कहाँ पहले किस किस को कब कब बुलाया जाएगा, हर के लिए अलग नियम है। आपको प्रतिवादी को बुलाना है, जो रिस्पोंडेंट को बुलाना है, जो प्रत्यर्थी है अपील में है, कुर्की वाले को बुलाना है, गवाह को बुलाना है, किसी दूसरी चीज़ को बुलाना है, कोई चीज़ मंगानी है, तो सब के लिए रूल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। वो 1 से 30 तक दिए हैं। जब कोई नहीं आएगा तो कैसे बार बार सूचना दी जाएगी, कैसे उसको सम्मन दिए जाएंगे, ये सारे रूल्स ऑर्डर 5 रूल 1 से 30 तक में अलग अलग दिए गए हैं। और आपको इसमें से ऑर्डर 5 रूल 20 जो है सब्स्टिट्यूटेड का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने सर्विस ऑफ सम्मन है तो सारा आपको देखना है। तीसरा आता है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, निर्णय से पहले कुर्की। वैसे कुर्की तब होनी चाहिए जब निर्णय हो जाए, लेकिन यहाँ ये प्रोविज़न दिया गया है कि यदि ऐसा लगे केस शुरू हुआ, केस शुरू होते ही जैसे विरोधी पार्टी को समन गया और उसको पता चला कि मेरे खिलाफ़ दूसरी पार्टी ने केस कर लिया और मेरे से वो जीत जाएगा और उस तरह से मुझे उसको पे करना होगा, तो विरोधी पक्षकार ये सोचता है कि क्यों नहीं मैं जो प्रॉपर्टी मेरे नाम से है जिसमें से वो वसूली कर सकता है उसको मैं बेचकर या कहीं और से उसको डिस्पोज ऑफ करके इस तरह से हटा दूं कि दूसरे को मुझे पैसा देना ही ना पड़े। तब इस तरह की स्थिति में कोर्ट को सूचना मिलते ही कोर्ट उसको बुलाएगी। तो उसमें लिखा है अरेस्ट बिफोर जजमेंट। ऑर्डर 38 रूल 1 से 4 तक उसको बुलाएगी, उसको कहेगी कि हमें शक है तुम भाग सकते हो, इसलिए अपनी गारंटी दो, और अपनी गारंटी दो कि आप भागोगे नहीं और प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे। और यदि वो उस चीज़ से इनकार करता है तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है अंडर ऑर्डर 38 रूल 1 से 4। और इसमें सेक्शन 94 भी काम देती है, साथ में 94 सब्सटेंशियल है। और ऑर्डर 38 रूल 1 जो 4 है वो प्रोसीडिंग बताता है कि कैसे कैसे उसको करके डाला जाएगा। 94 जो है अधिकार देती है।
फिर आता है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। अब यदि उसको जेल में डाल दिया और ये भी फिर भी पता चले कि प्रॉपर्टी फिर भी नहीं आने आएगी, तो कोर्ट उसमें ऑर्डर करके उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी, कुर्क कर लेगी और उस पर रिसीवर नियुक्त करवा देगी। रिसीवर जो कोर्ट का ही आदमी होगा, जो उसको तब तक देखभाल करेगा जब तक मामला अंतिम रूप से डिसाइड होकर दोनों के राइट्स तय नहीं होते। इस तरह से इसका मतलब ये है कि यदि किसी के हक में किसी ने वाद लगाया और उस वाद को सिक्योर करने के लिए प्रॉपर्टी उसने बेच दी, तो क्या किया जाएगा। इसलिए इस सेक्शन को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं वाद करने का स्थान 15 से 21, वादों को ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा 22 से 25, किन किन पार्टियों को यहाँ जोड़ा जाएगा, प्रतिवादी को कैसे बुलाया जाएगा 27 से 32 और ऑर्डर 5, और यदि बुलाया या बुलाने से पहले ही और केस का डिसाइड होने से पहले ही वो प्रॉपर्टी को कहीं इधर उधर कर रहा है, खुर्द बुर्द जिसको कहा जाए कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को हम पूर्व ही उस प्रतिवादी को जेल में भिजवा सकते हैं या उसको प्रॉपर्टी अटैच उसकी करवा सकते हैं। इसीलिए इसको नीचे सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कहा गया है। अनुपूरक कार्रवाइयाँ जो इसमें काम आएंगी उनको अनुपूरक कहा गया। सेक्शन 94 और सेक्शन 95 में बताया गया है कि यदि किसी ने गलत तरीके से किसी के खिलाफ केस करके उसको जेल में डलवाया जा गया, तो दूसरी पार्टी जिसने गलत डलवाया उसको 50,000 रुपये तक का फ़ाइन उस जो दुखी हुआ है आदमी उसको दिलवाया जा सकता है। लेकिन ये अमाउंट उस देने वाले जज या सिविल न्यायाधीश की अपनी पावर से ज़्यादा नहीं होगी। यानी सिविल न्यायाधीश की पावर 25,000 है तो 25 तक का जुर्माना लगा सकता है। सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जो है वो 50 तक का जुर्माना लगा सकता है। और अपर जो जिला न्यायाधीश या प्रधान प्रिंसिपल जज होगा वो भी 50 तक का जुर्माना मैक्सिमम 50 तक का लगाया जा सकता है। इस तरह से आपकी ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट होती है। फिर आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में है कि जब मामला केस का निपटारा फाइनल हो गया, तो निपटारा होने से और आपको उसके आपके हक में आपका फैसला होगा, तो हक में होने से क्या होगा, असली फ़ायदा तभी होगा कि जब हमें उसमें कुछ प्राप्ति भी हो। तो प्राप्ति करने को या कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने को या निष्पादन करने का जो तरीका है वो ऑर्डर 21 में बताया गया है। उसका असली मकसद हमें तभी है जब हमें जो फ़ायदा जो ऑर्डर हमारे हक में हुआ है उसकी पालना भी करवाई जाए, और पालना करवाने को ही निष्पादन कहा जाता है। निष्पादन कैसे करना, एग्जीक्यूशन इन जनरल। इट मीन्स इसका मोटा सा मतलब है कि वो सिविल कोर्ट अपने अफसर को कहेगी कि जाओ और जो मैंने आदेश दिया है इसकी पालना करवाओ, और ये कैसे कैसे होनी है ये आगे आप पढ़ेंगे। तो ये होता है कि या तो वो खुद कोर्ट जिसने फैसला किया है वो स्वयं ही उस कोर्ट का पालना करवा देगी, या फिर वो कहीं दूसरी जगह प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट मैटर कहीं और है, देश में विदेश में दूर, उससे तो वहाँ भी उसको भेजा जाएगा। दैट इज़ द कोर्ट्स बाय विच डिक्रीज मे बी एग्जीक्यूटेड, सेक्शन 38 ऑर्डर 21 रूल 39। तो ये दोनों में दिया है ऑर्डर। सेक्शन 21 में सबस्टैंटिव लॉ है बताया गया है, ऑर्डर 21 रूल 39 में उसकी प्रोसीजर बताया गया है कि यदि डिक्री कौन कौन उस डिक्री का उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करेगा। फिर आता है पावर्स ऑफ द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्रीज। अब जो कोर्ट जिस कोर्ट ने डिक्री को बनाया था, जिसने फैसला दिया था, वो कोर्ट दूसरी भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है। जो उसकी पालना करवा रही है वो और भी हो सकती है। मान लो जो कोर्ट फैसला दे रही है वो बीकानेर की कोर्ट है, लेकिन उस डिक्री की जो एग्जीक्यूट होना है वो श्री गंगानगर में या जयपुर में होना है, तो डिक्री जज वहाँ नहीं जाएगा, वो डिक्री को ही उस कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और उस कोर्ट को भी वैसी ही पावर्स मिलेंगी जैसी उस कोर्ट के पास थी जिसने उसका आदेश दिया था, जिसने उस डिक्री के तक का जो फैसला वो दिया था। फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ डिक्रीज फॉर एग्जीक्यूशन एंड सेक्शन 42, 45 और ऑर्डर 21। अब ये है कि इसको उसने सिलेबस में इन्होंने पहले लिख दिया है ये वही सेक्शन 42 से 45 पहले आई और 51 से 54 कि पहले उसको ट्रांसफ़र किया फिर उसको पावर आई। सिंपल सी है। आगे चलते हैं मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। अब ये है कि डिक्रियों की पालना कैसे कैसे करवाई जाएगी।
तो डिक्रियों की पालना सबसे पहले तो यह है कि जिसके खिलाफ फैसला है वो उसको चाहिए कि वो पे कर दे, लेकिन यदि वो पे नहीं करता तो वही तरीका है कि उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा, नहीं आएगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको जेल में डलवाया जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करवाया जाएगा, उस पर रिसीवर नियुक्त होगा, जो रिसीवर अपॉइंट होगा फिर वो उसकी नीलामी करवाएगा, उसकी बिक्री करवाएगा और उसके बाद जो पैसा होगा वो कोर्ट में जमा करेगा और फिर वो उस आदमी को मिलेगा जिसके फेवर में कोई डिक्री हुई है, जिसको जजमेंट क्रेडिटर कहा जाएगा या डिक्री होल्डर कहा जाएगा। फिर आता है स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, निष्पादन की कार्रवाइयों का रोक दिया जाना। ये कब रोकी जा सकती हैं? ये है ऑर्डर 21 रूल 26 से 29। इट मीन्स कि यदि किसी डिक्री की पालना करवाने के लिए पहुँचे तो वहाँ उस व्यक्ति को कुछ हद तक समय मिल सकता है, एक्सेप्शंस में छोड़कर। यदि वो पैसे वगैरह किए तो कोई समय नहीं मिलेगा, लेकिन यदि और किसी प्रकार की है तो उसको समय मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंगना को नोटिस मिला कि आपका जो बिल्डिंग है वो इलीगल है, इतना ऐसा इसको हटाइए, लेकिन 10 बजे उसको नोटिस मिलता है और 12 बजे वहाँ बुलडोज़र पहुँच जाते हैं, तो ये सफिशेंट समय नहीं था, इसलिए कहा। तो लेकिन इसमें स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो देने का सफिशेंट समय ये होता है कि वो व्यक्ति अपनी लीगल अप्रोच करे, इतना समय उसको मिलना चाहिए। यदि उसको ये पता नहीं था कि मेरे खिलाफ़ कोई डिक्री है, एक्सेप्शन को छोड़कर उसको लीगल अप्रोच करने का या उसकी डिक्री की पेमेंट करने का उचित समय मिलना चाहिए, यही इस चीज़ में बताया गया है। लेकिन कंगना वाले केस में वहाँ नहीं बताया गया, इसलिए वहाँ ज़्यादा हो हल्ला हुआ कि इतनी जल्दी उसकी एग्जीक्यूशन कर दी, जबकि उसके पड़ोसी मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का समय दिया गया उन चीज़ों को हटाने के लिए। तो यही आपको इसमें समझना चाहिए। फिर आता है सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। तो ये हैं सूट्स, ऐसे दावे जो किस विशेष कामों में होंगे, विशेष मामलों में हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं ऑर्डर 29 से लेकर 33 तक। ऑर्डर 29 से 33 तक के मामले हैं, 4 प्रकार के जो स्पेशल छोटे छोटे हैं, आप इनको देखें। जब किसी कंपनी, कारपोरेट या निगम के खिलाफ फैसला होगा या कोर्ट की पालना होगी तो कैसे केस लगाया जाएगा, तो वहाँ पार्टी किसको बनाया जाएगा, उस पे समनों की तामील कैसी होगी, क्या कुछ होगा, इसके बारे में आपको ऑर्डर 29 में बताया गया है। और यदि कोई केस फर्म के खिलाफ या फर्म द्वारा किया जाना है तो वो ऑर्डर 30 के अनुसार किया जाएगा, किसी फर्म के भागीदारों या फर्म के खिलाफ या फर्म के द्वारा। और यदि कोई केस ट्रस्टीज़, मैनेजर्स और इस तरह के लोगों के द्वारा या उनके खिलाफ होना है तो ऑर्डर 31 के अनुसार किया जाएगा। और यदि कोई माइनर्स के खिलाफ या माइनर्स के द्वारा केस होना है, सूट लगाया जाना है, तो ऑर्डर 33 में लगाया जाएगा। इस तरह से अबेटमेंट ऑफ सूट्स। अबेटमेंट का मतलब है रोक देना, उपशमन करना या ख़त्म हो जाना। इट मीन्स है, ये आपको एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जो आपकी एक लीगल है कि मोर्टिर कम परसोना कि मृतकों के साथ, इसका मीन्स है कि किसी व्यक्ति के मरने के साथ ही राइट सारे ख़त्म हो जाते हैं, उसके जब वाद लाने के अधिकार ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप बचे रहते हैं। यहाँ भी उस अपवादों में शामिल है कि कोई व्यक्ति मर गया तो वाद लाने का अधिकार ख़त्म हो गया, लेकिन ये है कि यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो व्यक्ति के मरने के बाद अधिकार ख़त्म नहीं होता। इट मीन्स यदि कोई वादी या प्रतिवादी की मृत्यु हो गई तो उसके जो विधिक प्रतिनिधि होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिनको उसके बाद, मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी मिलने वाली है या राइट्स मिलने वाले हैं, या जो उसकी प्रॉपर्टी में किसी तरह से इंटरवेन करेंगे, दखलंदाजी करेंगे, तो उनको पक्षकार बनाया जा सकता है और उनके खिलाफ केस को, वाद को, सूट को चालू रखा जा सकता है। ये आता है अबेटमेंट ऑफ सूट ऑर्डर 22 में। फिर आता है समरी प्रोसीडिंग ऑर्डर 37। समरी प्रोसीडिंग का मतलब है कि जहाँ ऐसे धन शोधन के मामले, रिडीम के मामले, मनी डिमांड के ऐसे मामले जिनमें डिमांड की रकम
फिक्स हो, जैसे प्रोमिसरी नोट है, हुंडी है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, कोई लोन की ऐसी फिक्स रकम हो जिस पे केवल निश्चित मांग की गई हो ब्याज समेत या बिना ब्याज के, तो ऐसे मामलों को उस कोर्ट में, जो इस कोर्ट में जिसको ऑथोराइज़ किया हो सिविल कोर्ट में, उसमें जाकर उनसे मांगा जा सकता है और वहाँ जाकर ये समरी प्रोसीडिंग का केस ऑर्डर 37 में लगाया जा सकता है और उसमें स्पेशल ये लिखा जाता है कि ये केस जो है समरी प्रोसीडिंग के लिए है। उसमें विरोधी को नोटिस जाएगा उसी ऑर्डर के तहत और 10 दिन का समय दिया जाएगा। यदि वो आएगा तो डिफेंड अपना करेगा, अदरवाइज उसको डिक्री समरी ट्रायल के रूप में या समरी प्रोसीडिंग के रूप में उसको देखते हुए सिविल न्यायाधीश उसकी डिक्री बना देगा। ये समरी ट्रायल का तरीका है, समरी प्रोसीजर का। अब चलते हैं सेक्शन 4 यूनिट 4 टेम्परेरी इंजेक्शन। टेम्परेरी इंजेक्शन का मतलब अस्थायी निषेधाज्ञा, जिसको स्टेटस को कहा जाता है। स्टेटस को का मतलब है कि कई बार ये होता है कि कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनमें एक पक्ष भारी है, जो वो गलत काम कर रहा है, दूसरा पक्ष चाहता है कि मुझे भी लीगल प्रोसीडिंग करनी चाहिए या मेरे राइट्स जो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दूसरी पार्टी इतनी तेज़ी से काम करती है कि उसको लीगल एक्शन लेने का या लीगल फैसिलिटी लेने का मौका नहीं मिलता। तब इस ऑर्डर 39 रूल 1-2 में कोर्ट में जाके ये मांग की जाती है, ये रिक्वेस्ट की जाती है कि दूसरी पार्टी को रोका जाए और मेरे फेवर में ये मामला किया जाए। तब ये कोर्ट देखती है कि इसकी बात हमें सुननी चाहिए, और यदि सुननी चाहिए और सुनने तक यदि पहली पार्टी ने मामले को इतना आगे बढ़ा दिया, उस चीज़ को में इतना फेरबदल कर दिया कि परिस्थितियाँ फिर फैसला देने लायक बचेंगी नहीं, तब कोर्ट कहती है कि हम कहते हैं कि इस मामले में जो आज की स्थिति है उसको बनाए रखा जाए, जिसको उसको में भाषा में कहा जाता है स्टेटस को। स्टेटस को QUO, उसी को स्टे या यथास्थिति कहा जाता है। तो टेम्परेरी इंजेक्शन है कि जब तक हम सुनते हैं तब तक आप जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ, एक तरह के स्टैचू की फॉर्मेशन में रह जाओ। लेकिन इस चीज़ को साबित करने के लिए जो कोर्ट से ये चीज़ मांगता है, उसको 3 चीज़ें जो बतानी है, 3 प्रिंसिपल होते हैं कि सुविधा का प्रथम दृष्टया मामला प्राइमा फेसाई मेरा है, सुविधा का संतुलन बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मेरे हक में है, और इररिपेरेबल लॉस अपूरणीय क्षति मुझे होगी। यानी 3 चीज़ें उसको साबित करनी होगी कि आज की तारीख में मामला पूरी तरह से परिस्थितियाँ मेरे हक में हैं, सुविधा का संतुलन मेरे हक में है, और यदि ये मामला आगे बढ़ गया, इसको ना रोका गया, तो मुझे ऐसी लॉस होगा जिसका पैसे से पूरा नहीं किया जा सकेगा। प्राइमा फेसाई, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इररिपेरेबल लॉस, यदि ये 3 चीज़ों को कोर्ट देखती है तो वो तुरंत प्रभाव से स्टेटस को जारी करती है और कहती है, स्टेटस को एक तरह की रिट है, वो जारी करती है कि इस स्थिति को बनाए रखो और आगे की प्रोसीडिंग के लिए सब कुछ हमारे सामने लाओ, हम देखेंगे और फर्दर ऑर्डर फिर जारी करेंगे। ये किसी भी मामले में हो सकता है, कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए, सिविल सूट में जिसको स्टे कहते हैं, किसी लीगल राइट का जहाँ डिफेंड हो रहा हो उसको रोकने के लिए, या विरोधी पक्षकार जहाँ प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा हो, किसी को बेच रहा हो, कर रहा हो, सब जगह सभी सिविल कार्रवाइयों में ये राइट मिलता है जो इक्विटी से निकला हुआ राइट है। फिर चलते अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। यदि किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया तो वो किसको संभलाई जाएगी? वो रिसीवर को संभलाई जाएगी। तो रिसीवर ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कोर्ट अपना अपॉइंट करेगी और कोर्ट के कहे अनुसार उस प्रॉपर्टी को वो संभाल के रखेगा और कोर्ट के आदेशानुसार उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। जो भी उसका करना है उसको कहा जाता है रिसीवर। फिर आता है अपीलें। अपील्स सेक्शन 100 से 106 में और ऑर्डर 41 से 43 में 3 जगह पे ये आपको मिलेंगी। हर ऑर्डर की, हर अपील की या हर डिक्री फैसले की अपील हो सकती है। तो ये राइट दिया गया है सेक्शन 100 से 106 में, और प्रोसीडिंग बताई गई है ऑर्डर 41 से ऑर्डर 43 में। तो यहाँ 2 तरह की अपीलें हो सकती हैं। एक होगी ऑर्डर्स के अगेन, आदेशों के अगेन, जो ऑर्डर सेक्शन 104 से 106 में और ऑर्डर 43 में है, और दूसरी हैं डिक्री के अगेन। जब कोर्ट का फाइनल फैसला होता है तो डिक्री पारित होती है, तो डिक्री के अगेन जो होगा सेक्शन 100 से
3 और ओरिजिनल डिक्री यदि है तो ऑर्डर 41, और यदि अपील की डिक्री है तो ऑर्डर 42 में अपील की जा सकेगी। फिर आता है रिव्यू है उसी न्यायालय द्वारा जिसने कोई फैसला दिया है, अपने ही फैसले में कोई गलती जो रह गई है या ऐसी कोई चीज़ उस पार्टी ने पेश करी कि जो वो पहले नहीं कर सकता था और उसे अचानक कोई ऐसी एविडेंस मिली, वो चाहता है कि ये मैं एविडेंस या ये चीज़ पेश कर रहा हूँ और इस मामले को दोबारा खोला जाए, तब कोर्ट उसमें रिव्यू करती है। ये सिर्फ सिविल मैटर्स में होता है, क्रिमिनल मैटर्स में ये नहीं होता। ये है सेक्शन 114 में इसका राइट दिया गया है और ऑर्डर 47 में इसकी प्रोसीडिंग बताई गई है। फिर आता है रिवीजन अपर कोर्ट करती है हमेशा, और वो तब करती है जब लोअर कोर्ट जो उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें या तो उसमें दिए गए लीगल राइट्स की पूरी तरह से पालना नहीं की या लीगल राइट्स को ओवररूल कर दिया, वायलेट कर दिया, और इससे जो पार्टी थी उसके पक्ष में पूर्ण जस्टिस नहीं हुआ, तो अपर कोर्ट में ये अप्लाई करना होगा, तब वो पार्टी रिवीजन कोर्ट, वो जो अपर कोर्ट है वो रिवीजन करती है। फिर आता है रेफरेंस, सेक्शन 113 ऑर्डर 46। रेफरेंस का मतलब है किसी लोअर कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट से ये डायरेक्शन मांगना कि मेरे सामने कोई जो केस है उसमें इस विधि से संबंधित केस है, जो विधि अब ख़त्म हो चुकी है, रिपील हो चुकी है, जो कानून, विधि, लॉ, ऑर्डिनेंस जो अब नहीं चालू लेकिन केस आ गया, तो आप मुझे डायरेक्शन दीजिए कि ये केस तो विधि तो ख़त्म है लेकिन इसके इस तरह से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि ये विधि ख़त्म है, इसलिए हमें डायरेक्शन दीजिए, निर्देश दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो लोअर कोर्ट इस तरह का एक मैटर बनाकर हाई कोर्ट को भेज देती है, तो हाई कोर्ट उस पर अपना डिसीजन फिर देती है। ये केवल हाई कोर्ट्स में ही, रेफरेंस केवल हाई कोर्ट में ही हो सकता है। रिवीजन अपर कोर्ट में होता है। रिव्यू वही कोर्ट खुद करती है जिसने कोई फैसला दिया है। इसको याद करने के लिए आप इंग्लिश के हिसाब से देखें, आर ई से तीनों री से शुरू हो रहे हैं, एफ से पहला तो 113 में, वी से शुरू हो रहा है तो भी पहले वी आई दोनों में है, तो ई पहले है, तो इसलिए रिव्यू 114। इस तरह से आप इसको याद करें, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। अल्फ़ाबेटिकली यदि इंग्लिश से याद करेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ केसेज, ये वही है जो हमने सेक्शन 22 में प्रोसीडिंग देखी थी ऊपर, ट्रांसफ़र कैसे करने केस, मामले और सूट, ये एक ही चीज़ है, थोड़ा इसमें फ़र्क है, जब आगे होगा देखेंगे। फिर है रेस्टिट्यूशंस, ऑर्डर 9 रूल 13। रेस्टिट्यूशन का मतलब है ऑर्डर 9 में यदि कभी कोई पार्टी गलती से, मिस्टेक से, किसी वजह से कोर्ट हाजिर नहीं हो पाई और कोर्ट द्वारा उसके अगेंस्ट या फेवर में कभी ऐसा फैसला दे दिया गया है, आमतौर पे वो उसके अगेंस्ट होता है, और केस को या तो केस को ख़त्म कर दिया गया है, केस को रोक दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, या किसी पार्टी के अगेंस्ट फैसला दे दिया गया है, तब ये राइट होता है ऑर्डर 9 रूल 13 में कि कोर्ट से पुनः निवेदन किया जाए उचित कारण बताते हुए कि मैं इन कारणों से कोर्ट आ नहीं पाया, मैं अपनी बात रख नहीं सका, या तो मेरे मामला खिलाफ हो गया या मामला ख़त्म कर दिया गया, इसलिए उस मामले को दोबारा उस प्रोसीडिंग को शुरू किया जाए और मुझे सुना जाए, उसको कहा जाता है रेस्टिट्यूशन, पुनर्स्थापन करना। तो ये है ऑर्डर 9 रूल 13 में। फिर चलते हैं कैविएट, सेक्शन 148A। कैविएट एक ऐसा प्रावधान है कि जब आपको पता है कि सामने वाली पार्टी किसी कोर्ट में कुछ मामला लेकर आने वाली है और यदि मुझे पता नहीं चला तो हो सकता है वहाँ से वो ऐसी परिस्थितियाँ बताकर उस मामले में ऑर्डर 39 की कार्रवाई करवा ले, जिसको कि हम स्टे लेना कहते हैं, और यदि उसने एक बार इस तरह से स्टेटस को जारी करवा लिया तो मैं उसमें कुछ कर नहीं पाऊँगा। इसलिए कैविएट होती है, क्योंकि 39 अर्जेंट मैटर में जारी की जाती है कि जब विरोधी पक्षकार को सूचना संभव होता है कि नहीं हो पाएगी, होगी तो डिले होगा, तो कैविएट जारी करके आप कह देते हैं कि साहब मैं तो पहले ही खड़ा हूँ, मैं यहाँ पहले ही। कैविएट का मतलब है कि आपने वहाँ एप्लीकेशन लगाई, उसमें आपने
अपनी डाक खर्च के लिए अपना एड्रेस बताया। इवन कि आजकल अपने एडवोकेट भी वहाँ अपॉइंट कर देते हैं, सरकार अक्सर मामलों में एडवोकेट अपॉइंट कर देती है। तो वहाँ वो उस कोर्ट में जहाँ पता है कि संभावना है कि वो जो डिफेंडेंट या वादी या प्रतिवादी आएगा और वो यहाँ आके इस तरह का मैटर लगाए, तो उसमें पहली पार्टी की तरफ से पहले ही वहाँ अपना डिफेंस तैयार रखा है, अपनी पार्टी को तैयार रखा है, अपने वकील को तैयार रखा होगा। वो जो एप्लीकेशन लगेगी वो कैविएट कहा जाएगा उसको, और वो कैविएट लगते ही वो जवाब देने और अपनी बात कहने के लिए तैयार होंगे और कोशिश करेंगे कि विरोधी पार्टी को, या आमतौर पे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आमतौर पे जब भर्तियां होती हैं तो लोग, या रिज़ल्ट किसी आता है किसी एग्ज़ाम का, तो दूसरे विद्यार्थी किसी ना किसी कारण से उसके खिलाफ़ स्टे लेने के लिए, जिसको कहते हैं, या स्टेटस को जारी करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो सरकार अपने एडवोकेट्स पहले ही वहां नियुक्त कर देती है, कैविएट फाइल कर देती है कि जैसे ही कोई पक्षकार आए कि इस मामले में इसलिए स्टे दिया जाए भर्ती को, इसलिए तब तक रोका जाए जब तक मुझे नहीं सुना जाए। तो उस तरह से उसमें पहले कैविएट और वकील वहाँ मौजूद होने की वजह से समय बच जाता है। ये कैविएट लगाने का कारण है। फिर है इनहेरेंट पावर्स, सेक्शन 151। सेक्शन 151 हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को अनंत शक्तियां देती है कि जिससे वो विधि के अधीन रहते हुए, सीपीसी और अन्य विधियों के अधीन रहते हुए मामले को अंतिम और उचित निपटारे के लिए कोई भी विधि अनुसार फैसला दे सकता है। इट मीन्स कि इसमें दी गई हाई कोर्ट की पावर ऐसी है जो किसी विधि द्वारा कम नहीं की जा सकती। फिर आते हैं सेक्शन, अब इसको समझने के लिए, सीपीसी के चारों सेक्शन को समझने के लिए थोड़ी चीज़ आपको ऑर्डर्स भी याद करने होंगे। हालांकि यहाँ इन्होंने सिर्फ ऑर्डर 1 की बात करी है, ऑर्डर 5 की बात करी है, ऑर्डर 38 की बात करी है, ऑर्डर 21 की बात की है, ज़्यादा इन्होंने नहीं दिए। ऑर्डर 39, 43 और 44 की भी बात की है। लेकिन मैं बताऊं आपको, सीक्वेंस से आपको इस सीपीसी को समझने के लिए कम से कम आपको 21 ऑर्डर सीक्वेंस वाइज याद करने चाहिए, सीक्वेंस वाइज 21। और उसके बाद आपको समरी 29 से 33 तक के जो यहाँ दिए गए हैं, आपको 29 से 33 तक के भी आपको याद करने चाहिए। ये बिल्कुल ईजी हैं, याद हो जाएंगे। और ऑर्डर 43, 44 जो अपीलों और डिक्रियों से संबंधित हैं, ऑर्डर से संबंधित हैं, और ऑर्डर 40 और 47, इस तरह से आपको ये सीक्वेंस से कर लेंगे तो इजी रहेगा कि अब सेक्शंस कहाँ अप्लाई हो रही है और ऑर्डर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो सिंपली आइए एक बार बात करते हैं ऑर्डर को कैसे याद करें। सिंपल है कि जब आप मान लिया जाए उदाहरण के तौर पे आपने किसी से पैसे लेने हैं, 10,000 रुपये आप उससे मांग रहे हैं, और एक दिन वो कहते आपसे झगड़ा करता है कि मैं नहीं देता, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। जैसे ही उसने कहा कि जो करना है, उस वक्त आपको काज ऑफ एक्शन शुरू हो गया, आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। वही आपका वाद कारण होगा जैसे ही उसने मना किया। अब आप सोचते हैं कि कोई नहीं, मैं तुम्हें देख लूँगा। अब देख लूँगा कह के आप तो घर आ गए, फिर सोचते हैं कि देखूँगा किस किस को, उसके साथ वो भी था, मैं भी था, पैसे तो मैंने कहीं से लिए थे, मैंने बैंक से लिए थे और कहीं से लिए थे, मैंने चेक दिया था। तो दोनों तरफ से जो जो पार्टियां, जो जो पक्षकार जुड़ेंगे वो सारे ऑर्डर 1 में होंगे। तो हेडिंग है पार्टीज टू द सूट या वादों के पक्षकार, ऑर्डर 1। तो यहाँ हो गया आपका ऑर्डर 1। ऑर्डर 2 में आपको करना है, अब आपने कह तो दिया करूँगा, तो अब सोचते हैं कि मैं अगर किसी को बताना पड़े तो मैं क्या क्या बताऊँगा। तो वहाँ ऑर्डर 2 में है प्लेंट, वाद पत्र की रचना कैसे की जाएगी, क्या क्या लिखा जाएगा, ये वाद पत्र की रचना होगी। और ऑर्डर 3 में है कि आप मान लिया जाए आप कर तो देंगे, आप बता भी दिया, आपको पता है मुझे किस किस के खिलाफ़ क्या एक्शन लेना है, बात क्या बतानी है वो भी अब आपको याद आ गया। लेकिन आपकी जगह कोर्ट में कौन जाएगा, तो कोर्ट में जाने के लिए या तो आपको वकील करना होगा या आपका कोई प्लीडर होगा जो होगा। तो इसलिए वहाँ आएगा मान्यता प्राप्त अभिकर्ता, सेक्शन ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 में आपको पहले में वाद के पक्षकार, दूसरे में वाद की रचना, 3 में मान्यता प्राप्त अभिकर्ता जो आपको प्लीडर या जिसको कहा जाएगा, ऑर्डर 3।
और ऑर्डर 4 है वाद पत्र कैसे लगाना है। तो वाद पत्र या सूट कैसे लगाया जाएगा, सूट वाद पत्र को पेश करके जैसे ही आपने बनाया, वकील साहब ने दिया और वो आपका लगा दिया। तो ऑर्डर 4 में है वादों का इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, वाद कैसे पेश किया जाएगा, सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 एक साथ हो जाएंगे। तो ऑर्डर आपका 4 लग गया। अब जैसे आपने कोर्ट में वाद लगा दिया, आपने तो लगा दिया, दूसरे को तो पता नहीं, तो कोर्ट गए भी उसको बुलाओ। ये लिखा है सेक्शन 26 से 29 में कि विरोधी पक्षकार को बुलाया जाएगा। तो सेक्शन में तो लिखा है, तो बुलाने का तरीका कहाँ लिखा है, ऑर्डर 5 में। तो ऑर्डर 5 में है सर्विस ऑफ समन्स, समनों की तामील कैसी की जाएगी, ये ऑर्डर 5 में। यहाँ तक ये हो गया। पहले में वाद के पक्षकार हो गए, दूसरे में वाद में क्या है वाद की रचना, तीसरे में आपका प्लीडर या एडवोकेट हो गया, 4 में कोर्ट में वाद पत्र लगा दिया, 5 में विरोधी को सूचना दे दी। अब आता है ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8। ये आपके यहाँ इन्होंने नहीं पूछा, इसमें जनरल आपको आना चाहिए, लेकिन ये आपके 8वें पेपर में पूरे का पूरा इसका है। तो ये आता है प्लीडिंग। प्लीडिंग में दोनों की ही बातें आ जाती हैं। प्लीडिंग मीन्स जनरल प्लीडिंग का मतलब है कि वाद पत्र और रिटन स्टेटमेंट दोनों में क्या क्या लिखा जाए, दोनों में मिला के प्लीडिंग कहा जाएगा। अपनी बात को कहना ही प्लीडिंग कहलाता है, चाहे आप वादी हों चाहे प्रतिवादी। तो इसलिए ऑर्डर 6 में आएगा प्लीडिंग, और प्लीडिंग कैसे लिखे जाते हैं उसके कुछ मेन थ्योरीज हैं, वो आपको पढ़नी है। अब प्लीडिंग में दोनों की बात आ गई, और फिर आता है 7 में प्लेंट वाद पत्र। वादी जब लिख बताएगा तो वो वाद पत्र होगा, वो ऑर्डर 7 में होगा। उसमें अलग बातें होंगी, मांग वाली बातें होंगी। अब जब मांग वाली बात उसको मिल गई तो जिसने देना है वो तो मना करेगा, तो मना करने वाली बातें होंगी ऑर्डर 8 में, जिसको रिटन स्टेटमेंट या चालू भाषा में लिखित कथन या जवाब दावा भी कहा जाता है। अब जब आप उसकी हर चीज़ को मना कर रहे हैं तो उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे भी इससे कुछ लेना है। जब आप उससे कुछ लेने की बात करते हैं तो यहाँ 2 बातें आती हैं, एक आती है सेट ऑफ और दूसरा आती है काउंटर क्लेम, जिसको मुजरा और प्रति दावा कहा जाता है। मुजरा या सेट ऑफ होता है हमेशा निश्चित राशि का, जैसे समरी ट्रायल है ना, उसमें सिर्फ आपकी अमाउंट जो है वो क्लियर और डिटरमाइंड होनी चाहिए, निर्धारित होने चाहिए, फिक्स पैसे होने चाहिए। यदि आपके फिक्स पैसे है तो आप अपने जवाब दावे में कह सकते हैं मैंने इसको इतना देना तो पता नहीं देना, लेकिन मुझे इतना लेना ज़रूर है इतना, और उसको कहा जाएगा सेट ऑफ या मुजरा। और यदि आपने व्यवहार में आपका भी उसकी तरफ निकलता है, कितना निकलता है ये तो क्लियर नहीं है। जैसे एक वाद पत्र है, उदाहरण के तौर पर वाद में वो कहेगा मैंने इसको भैंस बेची थी जिसका मुझे 20,000 रुपया और ब्याज लेना है, लेकिन आप उसको लिखित काउंटर में कह सकती मैंने भी इसको एक पाडी बेची थी, उसका भी मैंने 4,000 रुपया और ब्याज लेना है। यानी यहाँ दोनों की रकम निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो काउंटर क्लेम में आप उसको कह सकते हैं। यदि निश्चित है तो फिर मुजरा या सेट ऑफ के रूप में कहेंगे, और यदि काउंटर क्लेम आप कर रहे हैं तब आपको कोर्ट फीस भी देनी पड़ेगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका अगर आपका उसकी तरफ लेना है तो आपका भी वसूल हो जाएगा और दोनों ही मामले एक ही बार में निपट जाएंगे। ये हुआ काउंटर क्लेम या रिटन स्टेटमेंट वाला ऑर्डर 8। फिर आता है ऑर्डर 9। अब जब दोनों ने अपने अपने जवाब दे दिए तो फिर होता है कि पार्टियों को पेश होना। पार्टियों को पेश होने का आता है ऑर्डर 9 में। पक्षकार पेश होंगे, अगर नहीं हुए तो क्या होगा, हो गए तो क्या होगा। ये आपने जो लास्ट में पढ़ा, यहाँ आपने पढ़ा रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन तभी हुआ कि जब आप कभी एब्सेंट हुए थे और अब आप कह रहे हो कि मेरे खिलाफ़ वो मामला। ऑर्डर 9 रूल 13, ये देखिए ऑर्डर 9 रूल 13 जब आपके खिलाफ़ हो जाए तो आपके पास क्या उपचार है, आपको ऑर्डर 9 रूल 13 में जाना है। तो ऑर्डर 9 का कहता है कि पार्टियां कोर्ट में आती हैं, नहीं आती, आने के क्या असर होंगे, ना आने के क्या असर होंगे, कब उनके सूट को वाद को खारिज कर दिया जाएगा, कब एक तरफा डिसाइड कर दिया जाएगा, कब उसको केस खर्चा मांगा जाएगा और कब क्या होगा। ये सारी प्रोसीडिंग ऑर्डर 9 में लिखी गई है। अब आता है ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 में ये कहा जाता है कि इसका एक जब दोनों ही पार्टियां
जवाब दावे आगे पार्टियां कोर्ट में पेश हो गई तो फिर वो जो कोर्ट है वो दोनों को कोर्ट में बुलाकर उनकी मौखिक रूप से या वैसे एग्ज़ाम कर सकता है, उनसे कुछ पूछताछ की जा सकती है। और इस चीज़ को एक और जो आपने सेक्शन देखी होगी, सेक्शन जो आपके नहीं है 89 जो सिलेबस में दी नहीं है, लेकिन सीपीसी की सेक्शन 89 है जिसको आप कंसीलिएशन वाले और मीडिएशन वाले पेपर में पढ़ेंगे। उसमें ये बताया गया है ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। अब ये कोर्ट्स पर बाइंड कर दिया गया है कि जब भी आपके सामने सिविल तरह का कोई मामला आता है तो मामले में आप बाकायदा प्रोसीडिंग चलाने से पहले आप ये देखेंगे कि उस मामले को राजीनामा, मीडिएशन, कंसीलिएशन से निपटाया जा सके। यही सेक्शन 89 कहती है सीपीसी की, और ये ऑर्डर 10 भी कहता है। इसलिए उसको ये कोर्ट उनको बुलाकर उनसे पूछती है कि आप इसमें क्या कुछ कर सकते हैं, क्या आप इसमें मानते हैं कि आपको एक दूसरे के खिलाफ मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर आता है ऑर्डर 11 में आपको एक दूसरे से क्वेश्चन करने का समय मिलता है, और यदि आप चाहें तो एक दूसरे द्वारा पेश किए गए डॉक्यूमेंट और फाइल को भी वहाँ पेश कर दिया सकता है, आप उसकी जांच कर सकते हैं। ऑर्डर 12 में है एडमिशंस। ऑर्डर 12 में ये पूछा जाता है दोनों पार्टियों को बुलाकर, दोनों वकीलों को, कि एक ने ये बात कही, एक ने ये कही, आप इसमें से किसकी कितनी कौन सी बात एडमिट करते हैं। यदि एडमिट करते हैं तो उस पर एडमिशन लिख दिया जाता है। आमतौर पे साइन कहीं कहीं एडमिट कर लिए जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को सिविल में एडमिट किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता है। जब आप एडमिट करें तो उस पर दूसरे पक्ष को एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आपने उसको डिनाई कर दिया तो फिर दूसरे को उसके खिलाफ एविडेंस देनी पड़ेगी, तभी वो केस जीत पाएगा। फिर ऑर्डर 13 में है डॉक्यूमेंट्स को पेश किया जाना कोर्ट में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को पेश किया जाना, कोर्ट उनकी चेकिंग करती है। ये 13 वाला सेक्शन पहले भी होता है और प्रोसीडिंग के दौरान भी चलता है कि डॉक्यूमेंट जब एविडेंस में पेश आते हैं तो कोर्ट उसको देखती है, उसका इंस्पेक्शन होता है, उस पर एग्जिबिट लगता है, और फिर जो किसी किस्म के डॉक्यूमेंट को कोर्ट चाहे तो अपनी कस्टडी सेफ में भी रख सकती है और कुछ में उसको इम्पाउंड भी कर सकती है। ये सेक्शन ऑर्डर 13 में है। फिर आता है ऑर्डर 14 जो इम्पोर्टेंट है। जब दोनों तरफ से सब कुछ हो गया, दोनों की बातें आ गई, तो अब ये कोर्ट देखती है कि दोनों लोगों में से कौन कौन किस बात पर सहमत है और किस बात पर असहमत है। जिन बातों पे दोनों सहमत होते हैं, कंसेंट है, उनको एडमिट मान लिया जाता है। जिन बातों पे दोनों लोग असहमत होते हैं उन बातों को अलग से लिख लिया जाता है, और उन लिखनों को कहता है, उन लिखे हुए बिंदुओं को, कंटेस्ट वाले विरोध वाले बिंदुओं को कहा जाता है इशू फ्रेम करना, विवादक रचना करना। और विवादकों की रचना हो जाती है और उसके नीचे लिखा जाता है कि इस विवादक का साबित कौन करेगा और इस विवादक का साबित कौन करेगा। एक उसको साबित करेगा, दूसरा उसका खंडन करने की कोशिश करेगा, और यदि वो विवादक साबित हो गया तो वही साबित विवादक निर्णय में उसके पक्ष में जाएगा। ये आपको प्लीडिंग में, आपको प्लीडिंग वाले पेपर में आवश्यक रूप से ये करना है। फिर आता है ऑर्डर 15, फर्स्ट हियरिंग पर ही मामले को निपटा देना। यदि दोनों पार्टियां सहमत है, दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे दोनों में कंटेस्ट इशू बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कोर्ट उसी दिन फैसला कर सकती है। ये सामान्यतः नहीं होता प्रैक्टिकली, लेकिन कभी कभी होता है। कुछ मामलों में हमें ये ज़रूरी होता है कि हम सहमत हैं, लेकिन हमें उसके लिए कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट की डिक्री चाहिए होती है। तो ऐसे मामले सामान्यतः वो 2 नंबर के मामले माने जाते हैं, हो जाते हैं, कभी कभी पेश किए जाते हैं। दोनों की सहमति से वो पेश किए जाते हैं और वहाँ दोनों स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते ही कोर्ट उस पर डिसीजन देगी, क्योंकि कोर्ट का जो डिसीजन या डिक्री है वो वैलिड होता है। इसलिए कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं और ये हो सकता है कि पहली हियरिंग पे मामला निपट जाए। तीसरा आता है, फिर आता है ऑर्डर 16। अब जब इशू बन गए तो इशू के ऊपर अब एविडेंस शुरू होनी है। तो एविडेंस को साबित कैसे किया करना है, साक्षियों की, विटनेस की, साक्ष्य द्वारा। तो इसलिए विटनेस को बुलाया जाएगा, दोनों पक्षों को कहा जाएगा कि आप अपने गवाह बुलाओ। यदि वो स्वयं बुलाते हैं ठीक है, यदि वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना है जो हमारे कहने से नहीं आएगा, तो कोर्ट तब उसको समन जारी कर सकती है, और चाहे तो उस पार्टी से खर्चे भी जमा करवा सकती है कोर्ट। और यदि कोई
व्यक्ति जेल में बंद है और उसकी सिविल मैटर में गवाही है, तो सेक्शन 16A में उसको समन जेलर को भेजा जाएगा या जेल अधिकारी को भेजेगा, और जेल अधिकारी उस कैदी को, जो कैदी के रूप में बंद है, उस गवाह को जो जेल से लाया जाएगा और उसकी गवाही करवाई जाएगी। ऑर्डर 16A। फिर आता है ऑर्डर 17 में है कि एडजॉर्नमेंट, कैसे आप फिल्मों में देखते हैं वैसे भी जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि कोर्ट इज एडजॉर्न टिल द नेक्स्ट डे या डेट, जो स्थगन है जिसको एडजॉर्न कहता है, उस केस में अपनी कार्रवाई को अगली कार्रवाई के लिए स्थगित कर देते हैं। नेक्स्ट पेशी या नेक्स्ट हियरिंग के लिए उसको रोक देता है कि आप आज नहीं, आप 3-4 दिन बाद आना। तो ये स्थगन है, और स्थगन भी कब कब हो सकता है इसके भी रूल रेगुलेशन है, लेकिन ये स्थगन है ऑर्डर 17 में। और फिर आता है ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 में आता है कि सुनवाई कंटिन्यू चलेगी, यदि स्थगन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ऑर्डर सुनवाई चलती रहेगी। और जो विटनेस आए हैं उनकी परीक्षा होगी, और परीक्षा होगी तो उन पे उनकी क्रॉस भी होगी, जैसे क्रिमिनल में होती है। और क्रॉस होने के बाद उनका साक्ष्य लिखा जाएगा, सब कुछ होगा। और कहीं कहीं जब ये किसी बात को ये कोर्ट कह सकती है कि आप गवाही को, अपनी गवाही को, क्योंकि समय कोर्ट का बचेगा, जो आप कहना चाहते हैं उसको आप पहले से लिख के उसका एफिडेविट के तौर पे बना के लाइए और उसको अपनी गवाही के तौर पे जमा करवा दीजिए, और दूसरी पार्टी उस पर चाहे तो जिरा या क्रॉस कर सकती है। इस तरह से ये ऑर्डर 19 और 18 एक जैसा ही है। 19 में सिर्फ बताया गया है कि गवाही जो है वो शपथ पत्र द्वारा भी स्वीकार की जा सकती है, आजकल तो ये की जा रही है। और फिर आता है ऑर्डर 20। इसमें निर्णय सुनाया जाता है। जब गवाहियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर दोनों पक्ष से बहस होगी, और यदि कोई लिखित बहस भी देना चाहे, लिखित बहस होगी। और न्यायालय ने जो इशू बनाए थे, जो विवादक रचना की थी, उन विवादकों की देखेगा कि किस पार्टी ने विवादक को अपने फेवर में करने की कोशिश की है, और विवादक रचना में कितना वेट मिला है, कितना उसको बार मिला है। और फिर उस विवादक के अनुसार में वो कोर्ट मानेगा कि विवादक साबित हो गया तो उसके फेवर में, दूसरा होगा तो उसके फेवर में, और उसके अनुसार फिर वो डिसीजन कोर्ट डिसीजन लिखवाएगी। और उसमें वाद पत्र में जो रिलीफ मांगा गया तो उसमें से कितना देना है वो देगी। उसमें ब्याज, खर्चे, वकील की फ़ीस, उसमें टेंशन, कंपनसेशन, और कुछ चीज़ देना है, कब उसकी पे करनी है, कितना ब्याज देना है, प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में क्या, ये तमाम चीज़ें डिसीजन में लिखवाई जाएंगी। और ये डिसीजन आपको प्लीडिंग वाले पेपर में भी अच्छी तरह से पढ़ना है कि वहाँ क्या क्या बातें होंगी, और इस तरह से फैसला होगा। अब जब फैसला पूरा हो गया तो फैसले के बाद एक सर्टिफिकेट बनता है। फैसला 2, 5, 10, 20, 100 पेज का हो सकता है, लेकिन जो डिक्री का जो प्रारूप है वो लगभग 1 ही पेज का बनेगा। और डिक्री में पार्टी, ऊपर सबसे कोर्ट का नाम, पार्टी का नाम, एड्रेस, उसमें जो मांगा गया रिलीफ था, और डिसीजन में लास्ट में देखा जाएगा कि ये चीज़ इस व्यक्ति को इस तरह से दे दी जाए। तो ये डिक्री जस्ट एक सर्टिफिकेट है। उसी तरह से होगा जैसा हमारा पूरे साल की पढ़ाई के बाद हमें मार्कशीट मिलती है, लगभग वैसा ही डिक्री है। डिक्री एक सर्टिफिकेट होगा, और इसको आप इस सीपीसी बुक के बिल्कुल लास्ट में आप उसको उसके दे रखे हैं, आप उसको शेड्यूल में, और शेड्यूल में उसके परफॉर्मा है, आप देख सकते हैं कि डिक्री कैसे बनती है। और इस तरह से ऑर्डर 20 हो गया। अब इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 में करवाया जाएगा। कैसे होगा, और यदि इस दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो ऑर्डर 22 काम लिया जाएगा, उसके पक्षकारों को, विधिक प्रतिनिधियों को पार्टी बनाया जाएगा। इस तरह से आपको ऑर्डर 22 तक जो है कंप्लीट, इस तरह सीक्वेंस वाइज इसको याद करें, और आगे वाले हम बात कर चुके हैं। अब चलते हैं लिमिटेशन एक्ट की। तो लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 है, छोटा एक्ट है। इसमें डेफिनेशंस हैं आपकी। ये भी 1963 को दोबारा इसमें अमेंडमेंट किया गया है। पहले ये 1908 को एक ही दिन लागू हुए थे सीपीसी, और ये बाद में इसमें डिफाइन किया। इसमें डेफिनेशंस आपको करनी है। डेफिनेशन, पर्पज़ का मतलब उद्देश्य है, पॉलिसी नियम है, स्कोप इसका उद्देश्य क्या है। तो जो लिमिटेशन है, अब लिमिटेशन के बारे में, लिमिटेशन परिसीमा है। सिविल मामलों को चलाने के लिए और दायर करने के लिए एक लिमिट होती है, उसके बाद नहीं दायर किया जा सके, यही ये इसकी पर्पज़ और पॉलिसी है। सीमा अधिनियम ये कहता है
कि एक विशेष समय के बाद आप अपना वाद लाने का जो राइट है, वाद लाने का राइट, वाद का राइट नहीं, वाद का राइट तो आपका चलता रहेगा, वाद लाने का राइट आप खो देंगे। अदरवाइज आप उस समय के अंदर अंदर नहीं कोर्ट में पहुँचे तब आपको दायर कर ही देना चाहिए। एप्लीकेंट इसमें किसको बताया गया है? बॉन्ड, प्रार्थना, डिफेंडेंट, ईजमेंट, सुखाधिकार, गुड फेथ, सदविश्वास, जो बात आपने पूरी सावधानी से की है दैट इज़ गुड फेथ। प्लेंटिफ जो वाद पत्र या वादी होगा, वादी खुद या वादी के जो विधिक प्रतिनिधि होंगे उनको भी वादी माना जाएगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका, इसको आप दो तरह से देखें। पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपको अधिकार प्रदान नहीं करती, ये आपके अधिकार को ख़त्म करती है। ध्यान रहे, लिमिटेशन का जो पीरियड है वो आपको जगाए रखता है कि आपको जागते रहना है, कि आपको यदि आपका कोई राइट है, राइट काज ऑफ एक्शन है, तो आप एक सर्टेन समय के अंदर अंदर उसको फॉलो करिए, उसकी प्रोसीडिंग शुरू कर दिए, अदरवाइज आप अपना राइट खो देंगे। लिमिटेशन एक्ट की शेड्यूल में ये दे रखा है, एक शेड्यूल है लंबी चौड़ी उसके पीछे लगी हुई, उसमें दे रखा है कि जो सूट्स आपने करने हैं, जो वाद करने हैं, उनके लिए क्या लिमिटेशन होगी। कब से लिमिटेशन शुरू होती है? जब काज ऑफ एक्शन शुरू होता है, जब आपको दूसरी पार्टी कहती है कि जो करना है कर लो, या जो ख़त्म होता है सिंपल वे में, तब से आपका काज ऑफ एक्शन शुरू होता है। और वो ख़त्म कब होगा उसके लिए लिमिटेशन 1 साल, 2 साल, 3 साल, डिक्री के लिए 12 साल, कुछ के लिए है ही नहीं, ट्रस्टी वगैरह के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। और जहाँ उसमें नहीं डिफ़ाइन किया गया वहाँ कुल लिमिटेशन 3 साल होगी। जहाँ लिखा ही नहीं गया, कोई ऐसी भी चीज़ हो सकता है रह जाए, तो वहाँ 3 साल की लिमिटेशन होती है। रिलेशनशिप बिटवीन लिमिटेशन, ये वही है कि इसको लिमिटेशन आपको आपके अधिकारों को ख़त्म करती है, शुरू नहीं करती। लैचेज होता है कमियाँ, टाइम ओवर हो जाना, तो टाइम ओवर हो जाने की वजह से आप अपना अधिकार खो रहे हैं, दैट इज़ लैचेज। एक्विसेंस होता है आपने जो एक्सेप्टेंट दी है, किसी चीज़ की कंसेंट दी है, लेकिन कंसेंट आपने ओपनली नहीं दी, आपने अपने करैक्टर से साबित कर दी है, ना कि आपने अपने रिस्पॉन्स से साबित की है, ना कि बोल कर करी है, दैट इज़ द एक्विसेंस। एस्टोपल विबंधन, जिसको आपने पहले पढ़ा है कि जो आप पहले बोल चुके हैं आप उससे मुकर नहीं सकते। रेस जुडिकेटा वही है जो आपने अभी पढ़ा सेक्शन 10 में। लिमिटेशन ऑफ सूट्स, हर वाद का एक समय होगा, उसके बाद जैसे ही लिमिटेशन काज ऑफ एक्शन शुरू होगा, उसके बाद उस समय निकलने के बाद आप अपना वाद लाने का अधिकार खो देंगे। राइट टू सू जिसको कहा जाएगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा। अपील्स एंड एप्लीकेशन में भी राइट है, तो वादों में, अपीलों में, एप्लीकेशन में, सब में आपको राइट दिया गया है। अपील करने का एक लिमिट टाइम दी गई है कि इसके बाद आपका राइट तो है, लेकिन राइट लाने का राइट जो वो ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ द लिमिटेशन। और डिसेबिलिटी, अब ये कहता है कि कब कब क्या क्या कुछ हो सकता है। वादों के लिए एक लिमिट दी हुई है पीछे शेड्यूल में, लिमिटेशन एक्ट में एक शेड्यूल बनी है, एक लिस्ट बनी है, उसमें बताया गया है वाद लाने के लिए, हर प्रकार के अलग अलग वाद लाने के लिए, सूट करने के लिए समय सीमा क्या रहेगी। अपील्स एंड एप्लीकेशंस के लिए, अपील्स जैसे फैसलों के खिलाफ अपील, सिविल क्रिमिनल सबके डिक्रियों के खिलाफ अपील है। एप्लीकेशन जो शादी हमने की उसके खिलाफ अपील थी, वो सारी है। और यदि आपकी डिसेबिलिटी किसी कारण से हो गई, तो जो आपका काज ऑफ एक्शन में जो समय चल रहा था, जिस दिन आप डिसेबल हुए उस दिन वो रुक जाएगा, और जिस दिन एबल हुए वो फिर चलेगा। वो चीज़ें आपको इसमें लिमिटेशन में देखने को मिलेगी। फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन के पीरियड को ख़त्म करना या काट देना या कम करना वो कब है, वो सेक्शन 5 में बताया गया है, किन कारणों से और कब कब। वो केवल सूट्स के लिए नहीं है, केवल अपील्स और एप्लीकेशंस के लिए है। और अपील और एप्लीकेशन भी वो कौन सी, जो सेक्शन ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन से ना जुड़े हुए हों। इसके पीछे लॉजिक जो बताया जाता है वो ये है कि वाद लाने का अधिकार आपको पता है, इसलिए आप सो नहीं सकते, उसमें आपको कोई लिमिटेशन कंप्यूट होने का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब आपके फेवर में मामला आ गया
तो डिक्री मिल गई तो एग्जीक्यूशन करवाने के लिए आप सो नहीं सकते, उसमें भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे फैसले जो बीच में छोटे चलते हैं, अपील है, डिक्री है, अपील है सॉरी, और एप्लीकेशंस है, वहाँ हो सकता है कि आप किसी गलती से रह गए हों, वहाँ आपको लिमिटेशन को कम करवाने का फ़ायदा सेक्शन 5 में केवल मिल सकता है, वो भी ख़ास कारणों से। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट। जब आपको नॉलेज होगा तब लिमिटेशन चलनी शुरू होती है। और यदि आपने पार्ट पेमेंट है कि आपने किसी को लोन देना है या किसी से पैसे लेने हैं, जब वसूल करने हैं, तो ये है कि यदि फ़लाँ दिन तक मैंने आपसे लाख रुपया लेना है, यदि आपने फ़लाँ दिन तक मुझे लाख नहीं दिया तो काज ऑफ एक्शन शुरू होगा, मैं केस कर दूंगा। लेकिन किसी तरह से बात होने के बाद लाख में से 10 या 20,000 रुपये आ जाते हैं, तो उसको पार्ट पेमेंट कहा जाएगा और लिमिटेशन फिर वहाँ रुक जाएगी। और फिर जब अगली डेट तय करेंगे उसके बाद शुरू होगी, उसको कहते हैं आंशिक भुगतान, या पार्ट पेमेंट होने के बाद लिमिटेशन बढ़ सकती है। फिर आता है एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाई प्रेस्क्रिप्शन। इसको कहते हैं चिरभोग। चिरभोग मीन्स लंबे समय तक यदि आप किसी चीज़ का यूज़ करते रहें, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। मान लिया जाए आप किसी ऐसे मकान में रहते हैं जिसके साथ वाले मकान खाली पड़ा और आपकी खिड़कियां उधर खुली हैं, आपको हवा रोशनी आ रही है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यदि आप 20 वर्ष तक आपकी खिड़कियों को उसने बंद नहीं किया तो 21वें वर्ष आपको ये राइट मिल जाएगा कि आप उस खिड़कियों को सदा के लिए खुला करवा सकते हैं। फिर आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में जाएं और उसको खिड़की वाली ज़मीन में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से रोक सकते हैं। और इसी तरह से यही अगर वो ज़मीन सरकार की होती तो ये लिमिटेशन 20 वर्ष की बजाय 30 वर्ष हो जाती। सरकार के मामलों में 30 वर्ष, क्योंकि सरकारी कामों को ज़्यादा समय लगता है, तो हाँ आपके लिए 30 वर्ष चाहिए। यहाँ तो 20 वर्ष तक अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बोला तो आप 21वें वर्ष उसको, या 20 वर्ष ख़त्म होते ही उसका राइट ख़त्म हो जाएगा। हालांकि आपने उसकी ख़रीद नहीं की थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कैसे राइट मिला, लंबे यूज़ का सुखाधिकार, ईजमेंट, जिसको प्रिस्क्रिप्शन हिंदी में चिर भोग कहते हैं। चिर के भोग किया आपने, उसको यूज़ किया लंबे समय तक। और यदि वो प्रॉपर्टी प्राइवेट है तो समय 20 साल ख़त्म होते राइट मिलेगा, और यदि वो प्रॉपर्टी सरकारी है तो 30 वर्ष तक ख़त्म होने के बाद आपका राइट वहाँ पक्का हो जाएगा। इसको कहा जाएगा एक्विजिशन ऑफ चिरभोग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। सीपीसी में, इसमें लिमिटेशन एक्ट में कुल 30 एक सेक्शन हैं, बड़े इजीली हैं। तो आप इसको अगर चाहें तो पहली को आप अलग करें, सेक्शन 1 से 3 को एक साथ पढ़ सकते हैं, फिर सेक्शन 3 से 11 को आप अलग पढ़ सकते हैं, और सेक्शन 12 से 24 को आप अलग देख सकते हैं, और 25 से 27 वाला जो हिस्सा है उसको अलग अलग 3-4 टुकड़ों में आप करेंगे तो ये इजीली आपके समझ आने वाली बात हो सकती है। इस तरह से आप चाहें तो अब क्योंकि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, आपको बी सेक्शन में केवल 4 क्वेश्चंस करने हैं और सी सेक्शन में आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है। तो इसलिए आप चाहें, अब ये लीडिंग केस जो इसमें भी हैं ये पुराने वक्त के हैं और ये बहुत ही भारी सी भाषा वाले हैं, जो कि ख़ास तौर से साउथ वाले, हिंदी इसका मिलता नहीं। इंग्लिश वाला जो लीडिंग केसेस जो कोर्ट से मिलती हैं वो बहुत लंबी और बहुत चौड़ी हैं। तो अब परिस्थितियाँ हैं कि चाहें तो आप लिमिटेशन एक्ट पूरा करने के बाद आपका एक पूरा क्वेश्चन तैयार हो सकता है, और चाहें तो आप सीपीसी के हिस्से भी करें तो बड़ा इजीली आप इसको, अब इसका है कि आप किस तरह से करते हैं, इजीली इसको समझें, मुश्किल ये नहीं है। अगर इसी तरह से देखेंगे तो होच पोच लगेगी, लेकिन आप दोनों को सेक्शन वाइज अलग कर लें, उसको अलग कर लें और उस तरह से समझें तो बड़ा इजी से आप इसमें निकल सकते हैं। और बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं, बड़े आराम से समझने के साथ इसको आप कर सकते हैं। ओके, गुड लक। तो आप इसको एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।